नमस्ते। कभी ये सोचा है कि एक नर्स कैसे तय करती है कि किसी मरीज के लिए सबसे अच्छा इलाज क्या होगा? क्या ये बस एक अंदाजा है या फिर इसके पीछे कोई कोई ठोस विज्ञान छिपा है? आज हम उन्हीं वैज्ञानिक मकसदों की बात करेंगे जो नर्सिंग को सिर्फ एक परंपरा से निकालकर सबूतों पर आधारित एक प्रोफेशन बना रहे हैं। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि आज की जो मॉडर्न नर्सिंग है वो असल में एक कला है या एक विज्ञान। देखें, इसका जवाब ना उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। सोचिए, एक जमाना था जब देखभाल का मतलब था परंपरा, मतलब जो हमेशा से होता आया है बस वही करते जाओ। लेकिन आज आज हम सबूतों पर आधारित देखभाल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर फैसला ठोस डेटा और स्टडीज पर टिका होता है। और इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच जो पुल है ना, वही है नर्सिंग रिसर्च। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, आज का हेल्थ केयर सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है ना? यहां सिर्फ अंदाजे से काम नहीं चल सकता। एक एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, और वो नींव बनती है वैज्ञानिक सबूतों से। तो शुरू करते हैं ये समझना। तो नर्सिंग रिसर्च का सबसे पहला सबसे बुनियादी काम क्या है? बहुत सिंपल है, भरोसेमंद सबूत तैयार करना। मतलब ये पक्का करना कि मरीज को जो भी देखभाल मिल रही है, जो भी फैसला लिया जा रहा है, वो सिर्फ पुरानी परंपराओं पर नहीं बल्कि उन तरीकों पर आधारित हो जिन्हें विज्ञान ने सही और असरदार साबित किया है। और देखिए, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे पहले कदम से होती है ना? और ये पहला कदम सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे आप उस नींव की ईंट की तरह समझ सकते हैं जिस पर ज्ञान की पूरी इमारत खड़ी होने वाली है। तो सबसे पहला मकसद है वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन। यानी बस इस एक सवाल का जवाब देना कि आखिर हो क्या रहा है। इस स्टेज पर रिसर्चर्स कुछ बदलते नहीं, बस चीजों को वैसी का वैसा देखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई किसी सीन की एक बहुत ही डिटेल्ड तस्वीर खींच रहा हो। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक स्टडी हुई जिसका मकसद ल्यूकीमिया का इलाज खोजना नहीं था। नहीं, उसका मकसद कुछ और ही बुनियादी था। ये समझना कि इस बीमारी से जूझ रहे बच्चों को असल में तनाव, स्ट्रेस किस बात का होता है। आप सोचिए, कभी कभी सबसे जरूरी रिसर्च वो ही होती है जो हमें उन सच्चाइयों को दिखाती है जिन्हें हम शायद देख ही नहीं रहे थे। है ना कमाल की बात? अच्छा, तो एक बार जब हमें ये पता चल गया कि क्या हो रहा है, तो जाहिर है अगला सवाल क्या होगा? यही कि ये क्यों हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए रिसर्च के अगले दो मकसदों को भी समझते हैं। तो दूसरा मकसद है व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन। ये सिर्फ देखने से एक कदम आगे की बात है। अब सवाल क्या हो रहा है से बदलकर ये हो क्यों रहा है हो जाता है। यहाँ रिसर्चर्स, आप कह सकते हैं, एक तरह के जासूस बन जाते हैं। वो चीज़ों के पीछे छिपे कारणों को, उनके कनेक्शंस को ढूंढते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर कोई घटना घटी तो क्यों घटी। और जैसे ही हम इस क्यों को समझ जाते हैं ना, समझिए हमें एक तरह की सुपर पावर मिल जाती है। और वो सुपर पावर है भविष्यवाणी करने की, प्रिडिक्शन। सोचिए, अगर हमें पता है कि किसी चीज का कारण क्या है, तो हम ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि वो दोबारा कब हो सकती है। और यही चीज हमें मुसीबतों से हमेशा एक कदम आगे रखती है। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है बेड सोर के खतरे का पता लगाना। अब देखिए, नॉर्टन स्केल जैसे कुछ टूल्स होते हैं। इनका इस्तेमाल करके नर्सें पहले ही अंदाजा लगा सकती हैं कि किस मरीज को बेड सोर होने का ज्यादा खतरा है, और फिर उसे रोकने के लिए वक्त पर सही कदम उठाए जा सकते हैं। इस तरह का जो डेटा टेबल होता है ना, वो एक रिसर्चर के लिए किसी खजाने के नक्शे से कम नहीं होता। यहीं पर वो पैटर्न खोजते हैं कि अच्छा, किसी मरीज की उम्र, उसकी आदतें या कोई खास इलाज उसकी सेहत से कैसे जुड़ा है। इसी डेटा को जब एनालाइज किया जाता है, तब क्यों का जवाब मिलता है और आगे क्या होगा इसका अंदाजा भी लगता है। और अब हम आते हैं सबसे पावरफुल मकसद पर। वो मकसद जहां ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं रहता, वो एक्शन में बदल जाता है। ये वो पॉइंट है जहां रिसर्च कागजों से निकलकर सीधे मरीज के कमरे तक पहुंचती है और एक असली बदलाव लेकर आती है। ये मकसद है नियंत्रण, यानी कंट्रोल। अब देखिए, रिसर्च में कंट्रोल का मतलब किसी पर हावी होना नहीं है। इसका मतलब है सही समय पर हस्तक्षेप करना, इंटरवीन करना। एक बार जब हम किसी प्रॉब्लम का कारण समझ गए, तो हम उसका नतीजा बदलने के लिए नए नए समाधान डिजाइन कर सकते हैं, उन्हें टेस्ट कर सकते हैं, और बस यहीं पर आकर रिसर्च सीधे सीधे बेहतर इलाज और देखभाल में बदल जाती है। चलिए अपने पिछले उदाहरण पर ही वापस चलते हैं। अगर रिसर्च ने यह भविष्यवाणी की कि किसी मरीज को बेडसोर का खतरा है, तो नर्स क्या कर सकती है? वो उसे एक खास तरह का पानी का गद्दा इस्तेमाल करने की सलाह दे सकती है। ये क्या हुआ?
ये एक नतीजे को सीधे सीधे कंट्रोल करने का, उसे बदलने का एक परफेक्ट उदाहरण है। और ये सारी चीजें, वर्णन करना, समझना, भविष्यवाणी करना, कंट्रोल करना, ये सब हमें हमारी आखिरी मंजिल तक ले आती हैं। एक ऐसा लक्ष्य जो इन सभी मकसदों को एक साथ जोड़ देता है, और वो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, शॉर्ट में कहें तो EBP। और सच कहूं तो यहीं पर आकर विज्ञान असल में हेल्थ केयर की दुनिया को बदलता है। लेकिन यहां एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। पता है कि रिसर्च के नतीजों को हमारी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में पूरी तरह से लागू होने में कितना वक्त लग सकता है? लगभग 17 साल। जी हां, 17 साल। और बस यही वजह है कि EBP इतना ज्यादा जरूरी है, ताकि ये जो दूरी है ना, इसे कम किया जा सके। तो ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा तरीका है जो ये पक्का करता है कि मरीज की देखभाल सबसे लेटेस्ट और सबसे मजबूत वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर हो। लेकिन ये सिर्फ रिसर्च के बारे में ही नहीं है। EBP असल में 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक सबूत। दूसरा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल का अपना सालों का तजुर्बा। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, खुद मरीज के अपने विचार और उसकी प्राथमिकताएं। तो ये बस विज्ञान नहीं है, ये विज्ञान, कला और इंसानियत का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये इसी बात को दिखाता है। रिसर्च कोई अचानक से होने वाला यूरेका मोमेंट नहीं होता। नहीं, ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड प्रक्रिया है। एक सख्त चक्र जहां हर एक कदम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद नींव तैयार हो सके। तो अगर हम इसे समेटें तो ये पूरा एक सफ़र है। हम शुरू करते हैं ये वर्णन करने से कि क्या हो रहा है, फिर हम समझाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। उसके बाद हम भविष्यवाणी करते हैं कि आगे क्या होगा। फिर हम सीखते हैं कि हम नतीजों को कैसे बदल सकते हैं, और आखिर में हम इस सारे ज्ञान को अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं। तो अगली बार जब भी कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोई फैसला लेता है, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि उस एक छोटे से फैसले के पीछे सालों की कौन सी वैज्ञानिक रिसर्च और ना जाने कितने सबूतों की मेहनत छिपी हो सकती है।